जो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। क्या चैप्टर का नाम? भारत से हम क्या सीखें। तो बढ़िया से पहले लेखक के परिचय समझ जाइए और फिर इस चैप्टर के जो कहानी है उसको बढ़िया से हम लोग पढ़कर समझेंगे, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे हैं, इस कहानी के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? मैक्स मुलर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जन्म इनका कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में। तो जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर बच्चों है उनका जन्म जर्मनी देश में हुआ था, ठीक है ना। तो जर्मनी से आए होंगे भारत घूमने के लिए, समझ गए ना। तभी तो चैप्टर का नाम क्या? भारत से हम क्या सीखे। यानी कि जब मैक्स मुलर भारत आए होंगे तो यहाँ से कुछ सीखे होंगे, तभी तो इसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखिएगा, इनके पिता का नाम था विल्हेम मुलर। पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए ना। संस्कृत, इसका अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिग विश्वविद्यालय में किया था। लिप्जिग विश्वविद्यालय में देखिए संस्कृत का अध्ययन किए, बात समझे ना। जर्मनी के होके अब कौन सा भाषा पढ़े बाबा? संस्कृत, हमारा प्राचीन भाषा है, समझिए, देवों की भाषा कहते हैं, जिससे हम लोग दूर भागते हैं। दूर भागना चाहिए। जब जर्मनी के होके वो पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन से लोग संस्कृत पढ़ते थे, समझिए ना। हम लोग अपना संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी की ओर ज़्यादा भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है बाबा, ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इधर जर्मन भाषा में अनुवाद है। अब ये जो हितोपदेश है ना, हितोपदेश है, कठ है, केन एवं मेघदूत, तो ये सब है ना उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किसने? मैक्स मुलर, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ उसको पढ़ के जर्मनी भाषा में लिखकर और लोगों के समक्ष रखा था। कौन? मैक्स मुलर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनको वेदांतियों का वेदांती कहा गया। और किसने कहा है? आपसे पूछेगा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो जवाब बताइएगा, स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद थे ना, उन्होंने मैक्स मुलर को वेदांतियों का क्या कहा था? वेदांती कहा था, ठीक है ना। इनका मृत्यु कब हुआ था बच्चों? 28 अक्टूबर 1900। 28 अक्टूबर 1900 को इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। भाषांतरण, और इनका जो भाषांतरण मतलब जो जर्मनी भाषा में लिखे है उनका भाषांतरण हिंदी में कौन किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे भारत। भारत जो भूतल पर ही स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग देश कौन है? भारत, समझ गए ना। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे होगा बच्चों? गाँव में होगा। ये जो भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है उसमें मैक्स मुलर आपको बताएंगे कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। ये नगर महानगरों में नहीं है, कहाँ पर है? गाँव में है। भारत का जनरल गवर्नर, जब देखिए मैक्स मुलर जब भारत आए थे तो उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि किसको कहा है? भारत। ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म, वेदों का ज्ञान कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। ऐसे वेद कितने हैं बच्चों? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चलिए, बहुत अच्छा सा आप लोग रखे हुए हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। तो कहानी थोड़ा सा अब जैसे समझा दिए, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। लेखक के बारे में तो आप सब जान गए। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखें। ध्यान से सुनिएगा, समझिए ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? यदि कोई आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप बताइएगा क्या? भारत, ठीक है। भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश कौन है बाबा? भारत, समझ गए ना। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्राकृतिक नदी, तालाब, झरना, पेड़ पौधा और इस सबसे सुशोभित देश कौन है?
भारत। कोई लेखक से पूछेगा तो लेखक किसके बारे में बताएगा? भारत। और कोई पूछेगा कि कैसे, तो लेखक जवाब में कहता है कि जाकर वहाँ का भूतल आप लोग घूमिए, भौगोलिक दशाओं का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तभी तो हमारा देश इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है, तभी तो सब इसको लूटने का प्रयास करता है। अंग्रेज आया शासन किया, मुसलमान आया शासन किया, सुंदर था तब तो जे न तो जो बेकार रहता है पर कोई देखो करता है, कोई नहीं देखता, लेकिन सुंदर रहता है उसको सब चाहता है, जैसे हमारा देश भारत है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कई के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए बेमनन योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। देखिए अब प्लूटो, ठीक है, जो कि यूरोपीय दार्शनिक है, बहुत बड़े हैं, तो वो लोग भी जो है ना यहाँ से ही सीखे हैं। बात समझिए ना, हमारे जो भारत में जो भी जितने भी आचार्य आए थे, पाणिनि आए थे, पिंगल, व्याधि, बलरुचि, पतंजलि, ये सब बड़े बड़े जो विद्वान थे, तुलसीदास, ये सब जो थे ना बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। अब कुछ ऐसे ही बात ये लोग बता दिए ना कि जो प्लूटो वगैरह है ना, जो यहाँ से सीख कर गया है और यूरोपियन कंट्री में क्या ज्ञान का प्रसार किया है, ऐसा कर रहे हैं कौन? मैक्स मुलर जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? मैक्स मुलर जी, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के। समझ गए ना। चलिए, यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा आप अवगाहन करते रहने हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कह के संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तक शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। अब देखिए, यूरोपवासी जो रहते हैं, जो यूनानी भाषा, यूनानी ग्रीक को ज़्यादा मान्यता देते हैं, और जो यहूदी धर्म है उसको ज़्यादा मानते हैं, समझिए ना। लेकिन यह जो कर रहे हैं, यह मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि आप भारत का कल्चर, भारत की सभ्यता को जानिए, समझिए ना। यूरोपवासी लोग क्या कहते हैं कि यहूदी जो यूनानी सभ्यता है उसको वो लोग ऊपर करते हैं, लेकिन मैक्स मुलर कहते हैं आप भारत की सभ्यता को जानिए। ऐसा यहाँ का कल्चर है जो आपका जन्म से लेकर मृत्यु, अगला जन्म भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, समझिए ना। ऐसा यहाँ का कल्चर है, ऐसा यहाँ का व्यवहार, समझ गए। आगे देखिएगा, शाश्वत जीवन सुधर जाएगा। इस कल्चर में आप लोग पलिएगा, फूलिएगा, तो आपका शाश्वत जीवन क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। कहाँ सुधरता है? अरे यहाँ सुधरता है, कहाँ पे? भारत में सुधरता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों का अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिकों, ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहाँ ही हो सकते हैं। देखिए, जो लोग आते हैं भारत में, मद्रास घूमते हैं, बम्बई घूमते हैं ना जी, लेकिन लेकर क्या कर रहे हैं कि असली मजा घूमने में तो भारत के गाँव में, शुद्ध हरियाणी कहाँ मिलेगी? गाँव में, भारत के गाँव में मिलेगी, समझिए ना। हरे बागान, खेत खलियान, खुला मैदान, समझिए ना। और वही खुला मैदान में बहुत सारे जाके सोच करके मैदान को दूषित भी कर देते हैं, है ना जी, करता है ना, नहीं करना है, ऐसा गलत बात है। आगे ध्यान, शांत रहो, आगे ध्यान देगा। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए ही उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भाग को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है। सही बात है। देखिए, जो चीज़ यूरोपवासी नहीं खोज पाया था वो भारत सदियों से खोजता है, प्रमाण है, लेकिन वो लोग समझते नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो लोग समझे हैं, देखिए यहाँ पे जो बाबू संस्कृत भाषा है उससे कई अंग्रेजी भाषाओं का शब्द मिलता है, मतलब शब्द मिलता ही है, सब उसी से मिला है, बात समझिए ना। यहाँ पर जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, लेखक क्या कहते हैं, यहाँ का आयुर्वेदिक जितना भी मेडिसिन है सब वहाँ के लोग यहाँ के मेडिसिन को फॉलो करते हैं, और हम लोग यूरोपीय कंपनी के मेडिसिन का यूज़ करते हैं, समझ गए ना। वो मैक्स मुलर कर रहे हैं, तो बात को आप लोग समझिए ना। जब वो यहाँ से सीख कर गए, आप लोग यहाँ के नहीं सीखते, आप लोग सीखेंगे यूरोपीय कंट्री का,
ये गड़बड़ वाली बात है। भारत में रह के भारत के बारे में नहीं बढ़िया से जानिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा, आप ही लोग को ना होगा जी। फिर ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो विकास की पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। समझ गए ना? कह रहा है क्या कि यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। ठीक है ना? देखिए, यदि आपको कोई और फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना है, समझ गए ना, तो आपको उस फील्ड में जाने के लिए भारत में अगर जो आप लोग रहिएगा तो आपको खूब प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा और भरपूर मात्रा में आपको व्यंजन सामग्री भी दिया जाएगा कि आप उस फील्ड में जाएं और सफलता हासिल करें। ऐसा मैक्स मुलर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवाड़ी है जो हक्कर्स जैसे अनेक वनस्पतियों वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। देखिए, यदि आप वनस्पति, आपको पेड़ पौधा बागान, अरे वनस्पति विज्ञान होता है ना जी, तो उसमें पेड़ पौधा पत्ती हरियाली ये सब का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बढ़िया तरीका से करना तो कहाँ पे जाइएगा? भारत में जाइए, यहाँ के लोगों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों को छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बुन रहे। ठीक है ना? भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने की साकारता जैसे है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। देखिए, कहने का मतलब कि निर्वंश विद्या कहने का मतलब कि जिसका वंश नहीं, उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप भारत में आ जाइए। भारत में आपको ऐसे जो ब्राह्मण मिलेंगे जो अपने देश के हित के लिए, ब्राह्मण कौन बनते हैं? ये कहने का मतलब कि सन्यासी बाबा है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगा? भारत में। वो सब काफ़ी विद्वान रहते हैं, बहुत विद्वान रहता है। भारत आ जाइए, आपको यहाँ पे जीव जंतु पर भी अध्ययन करना बढ़िया से, तो भारत में आइए, तरह तरह के आपको जीव जंतु पक्षी आपको देखने को मिलेगा भारत में। समझिए ना? हाँ जी, और वनस्पति पर भी आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो आप कहाँ पे जाइए? भारत में आइए। ऐसा कौन कर रहे हैं? मैक्स मुलर जी कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप पुरातत्व प्रेमी, पुरातत्व कहने का मतलब पुरातत्व करने का पुराने वस्तुओं को सीखने के लिए आपकी चेष्टा क्या हो रहा है? जागृत हो रहा है, आपका मन करा कि हमें पुराना तत्व सीखना, तो कहाँ पे जाइए होगा? भारत में जाइए। समझिए ना? एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने में आनंद का अनुपात किया तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। आप देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और विश्व पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट याद रखिएगा। इसका संग्रहालय भारत में कहाँ है जी? संस्कृति संग्रहालय कहाँ? भोपाल में, इंदिरा गांधी संग्रहालय। ठीक है ना? और विश्व में कहाँ पर है? कोपेनहेगन, डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन है, वहाँ पर। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। तो क्या कर रहा है, तो सुनिएगा क्या कर रहा है लेखक। अगर जो आपको पुरातत्व यानी कि पुराने चीज़ों या वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करना है तो आप लोग कहाँ पे जाइए? भारत में। अब भारत में जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो पुरातत्व के जनक है, उनका किताब लीजिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कैसे कैसे तत्व। जैसे कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, उनमें जो मुहर मिला था, जानवर की हड्डी, काली सब मिला था, कौन कौन धातु मिला था, सोना चांदी सब था ना, तांबा, तो खुदाई के दौरान मिला था। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा, तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा भारत में। आप देखिएगा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तब तक के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के द्वंद्वावशेषों को खोज निकालने के लिए आपका पावड़ा आतुर हो उठेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो द्वंद्वस्त हो गया, द्वंद्वस्त यानी कि समाप्त हो गया,
नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहाँ पर विदेशों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। और क्या हुआ? बिहार। हमारे भारत में बहुत बढ़िया बढ़िया बिहार यानी कि पर्यटन स्थान होता है, घूमने वाले जगहों को क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। जैसे नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, पावापुरी, ये सब है, बोध गया है, बराबर पहाड़ी है, फिर से यहाँ पे पटना में भी है बहुत बढ़िया, बॉलीवुड सब प्रसिद्ध है। आकर घूमिएगा हमारे भारत में, तब तो पता चलेगा। चलिए, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मेकडियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जो यहाँ पे आए, ईरान आए, तुर्की आए, थ्रेसियन आए, समझिए ना, सको आए, रोमन आए, मुस्लिम शासक आए, तो वो सब आए तो यहाँ पे सिक्का का क्या प्रचार प्रसार किए थे ना, तो वो सब आपको मिलेगा भारत में, भारत घूमने पर। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का जनरल गवर्नर था तो वाराणसी के पास, देखिए बहुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये वाला जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन, सुनिए। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। इस वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए थे कि यह ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। अब देखिए, बनारस में 172 दारिस सोने का घड़ा मिला था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स, जब वो भारत का जनरल गवर्नर था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम देंगे तो हमको बढ़िया उपहार मिलेगा, तो ईस्ट इंडिया के जो कंपनी के जो हेड थे उनको देने के लिए गए। ठीक है। और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। उन्होंने सोचा, वारेन हेस्टिंग्स क्या सोचा कि 172 दारिस जो सोना का घड़ा सिक्का है उसको ले जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के महारानी को देंगे तो उनके नज़र में हम क्या एक उदार पुरुष बन जाएंगे, यही सोच के गया था जी। लेकिन क्या हुआ, किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उस मुद्रा का जो ऐतिहासिक महत्व था ना उसको नहीं समझा। और क्या किया, उन्होंने उन मुद्राओं को गला दिया। बड़ा खुशी से गया था देने के लिए और उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा, मुद्रा को क्या किया, गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुके थे। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने, समझ गए ना। जो यहाँ का महत्व है आप उसको समझे नहीं, किसी और को सौंप दें। अगला जो है इस चीज़ का, अब कहने का मतलब ये पुस्तक हम किसी को सौंप रहे हैं, अब क्या करें, जो स्टेशन पर झाल मुड़ी बेचता है, चना उना, उसको जाकर सौंप का कर पड़ेगा, फाड़ के हमें देंगे सबके बाद, यही ना करता है जी। चलिए, दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान करने का मतलब कि देवों की जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं ना, देवों के, देखिए जो संस्कृत में बहुत सारे विज्ञान का प्रक्षेपण आपको मिले, पहले संस्कृति भाषा में प्रसिद्ध था जी, वही करें कि दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान के एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। मतलब दैवत विज्ञान जो देवों की भाषा जो विज्ञान है वो जहाँ, तो बच्चों नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में तो भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब हमारी सभ्यता से यूरोपीय सभ्यता में हमारा जो सभ्यता जो कल्चर था ना, रीति रिवाज, उसका फॉलो कहाँ पश्चिमी सभ्यता यानी कि यूरोपवासी कर रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लगे हुए।
वो लोग हमारा सभ्यता को पढ़ता है, हम लोग उसकी सभ्यता को अपना लेंगे। बताइए हमारा सभ्यता बेस्ट है तभी तो सब यहाँ से सीख कर जा रहा है ना जी। तो हमको कैसा कल्चर अपनाना चाहिए? हमारा भारतीय कल्चर। ठीक है, हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा। अब देखिए भारत में ही बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े ना जी? कहाँ पे विद्या प्राप्त की है? बोधगया में। तो बोधगया कहाँ पर है? भारत के बिहार जिले, समझिए ना। तो बताइए बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे हुए। आप लोग वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रक्टिलस में मिलती है। शेर की खाल में गधा के कहावत जो है प्लेटो जो है ना उसका एक कहानी में मिला था। यह कहावत पूरब से उधार ली गई थी। तो यह जो कहावत है ना पश्चिम से वेदांत सब प्लेटो जो है ना, प्लेटो दार्शनिक है, उनके द्वारा लिखा हुआ कहानी में सब पढ़ा था। लेकिन यह कहाँ से लिया गया था? पूरब यानी कि अपना भारत से लिया गया था, किसी को पता नहीं था। जैसे कि अभी साउथ इंडियन मूवी बनकर तैयार हो जाता है और अधिकांश बच्चे देखते नहीं, लेकिन वही जब मूवी बॉलीवुड में आता है तो सब देखने के लिए उतावला हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि किससे लिया गया हुआ? साउथ वाला मूवी है, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम न्यूलो या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। अब देखिए चूहा के भी एक कहानी था जो कि कहाँ पर? भारत में प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ से पढ़ के वो लोग कहाँ पर बता रहे थे? बोलिए यूरोप में बता रहे थे। इसी से आप लोग बात समझिए ना कि वो लोग भी बड़े बड़े विद्वान कहाँ से हुए? भारत में आए और यहाँ के लोगों से परिचित हुए। हम लोग ना समझते, हम लोग समझ नहीं पाए और वो लोग समझ के जाके दूसरे को समझाने लगे, बड़े बड़े विद्वान कहलाने लगे थे, ठीक है ना। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वात से मिलती जुलती है। और जो चूहा वाला भी कहानी एक संस्कृत की कथा से मिलती जुलती है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्ट्रीटस की कहानियाँ में स्थान कैसे पा गए। अब आप समझिए 4वीं सदी ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व में यह जो चूहा वाला कहानी है वहाँ पर चला गया, यानी कि भारत में उससे भी पहले कहानी वर्णित होगा। तभी तो आप लोग समझिए इसकी पूर्व से भी पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे। चलिए संस्कृत भाषा में था। संस्कृत भाषा तो देवों की भाषा हुआ, बहुत ही कठिन होता है। यहाँ के लोग का उसको पढ़ने में असुविधा होता था, बाहरी लोग आए सीखे और जाकर दूसरा को बताने लगे। आगे देखिएगा हमें इससे भी और अधिक पर्याप्त युग में प्रवेश करना होगा। पर्याप्त युग में प्रवेश करना होगा, वहाँ भी भारत का पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व की हो गई है, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। देखिए जो सोलोमन थे, फिलिस्तीन ये सब भारत, ऐसे तो आप लोग देखिए भारत की खोज कब हुआ था? 1498 में खोज नहीं हुआ था। भारत की खोज तो कर सकता है, भारत आगे से है, बताया था जिसका ना आदि है ना अंत। बात समझिए ना, अंत का तो पता नहीं लेकिन आदि तो पता नहीं है, बहुत पहले से भारत, उसका कोई खोज कर सकता नहीं। और 1498 में भौगोलिक खोज हुआ, जैसे पता चला कि भौगोलिक दृष्टि से भारत भी अदर कंट्री से क्या जुड़ा हुआ है, यही ना था। भारत बहुत पहले से कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, बाइबल गीता, पुराण, बाइबल हम जानते हैं ना जी, बाइबल में कही गई है वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। यानी कि बाइबल में जो भी कहावत है वो सारी कहावत कहाँ से ले गई है? हमारा देश भारत से ले गई है। ऐसा कौन कर रहा है? मैक्स मुलर कर रहा है, ठीक है ना। और यह मान लेने की भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा
फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में जो शाहनामा थे उनके रचना काल में भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। यानी कि देखिए 10वीं-11वीं शताब्दी में ही व्यापारिक संबंध होते थे कोई कंट्री से, वो तो बाद में ना यूरोपीय कंट्री यानी कि इंग्लैंड पूरा जर्मन, इंग्लैंड, जर्मनी, डच, फ्रांस ये सब जो भ्रमण करना चालू किया और भौगोलिक दशाओं से सबको जोड़ने का प्रयास किया। उसका एक ही मकसद था क्या, कि व्यापारिक संबंध बनेगा। एक देश दूसरे देश से जब कनेक्ट होगा तो व्यापार हो जाएगा, व्यापार का आवागमन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपसे कईयों ने भाषाओं का ही ज्ञान लंबा चैप्टर ना देखिए सुनिएगा। तो मैक्स मुलर क्या कर रहे हैं इस कहानी में, मैक्स मुलर ने क्या बताया कि सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण देश कौन हुआ, हमारा भारत है। जब यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ का जो संस्कृति है, जो प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, उसको अध्ययन करके कहाँ पे ले गया हुआ, यूरोप में ले गया। और जो वहाँ का जो बाइबल ग्रंथ है उसमें भी वर्णित बहुत सारे कथाएं जो कहाँ से ले गया हुआ, भारत से ले गया हुआ है, ठीक है ना। भारत में धर्म के वास्तविक अनुभव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके क्या लिखा हुआ है, अपरिहार्य क्षीयमान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों की जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थल है। देखिए भारत जो है वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की भूमि है, गौतम बुद्ध यहाँ पे जन्म लिए, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे जन्म लिए हैं, समझ गए ना। ये कौन करे, मैक्स मुलर करे। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचना कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों से सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सही बात है। हमारे वो लोग कर रहा है क्या, मैक्स मुलर के हमारे स्कूलों और विद्यालयों में जो इतिहास का पढ़ाई होता है, आप लोग भारत में जाइए और भारत के इतिहास को पढ़ के देखें, आपको तब पता चलेगा कि वहाँ का इतिहास और हमारे इतिहास में क्या अंतर है। बात समझिए ना। मैं आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। मैं आज के देखिए जो हिंदी जो अक्षर है इतिहास बोल उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेखक किसका चर्चा कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा, ठीक है। जिसके कारण हम उस पर उतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता क्या हुआ, इसकी प्राचीनता क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस भाषा में का अध्ययन करेंगे, ग्रीक भाषा, लेकिन ग्रीक भाषा से पुराना भाषा कौन है बाबू, हमारा संस्कृत भाषा, ये याद रखिए। तो सबसे प्राचीनतम भाषा पूरा वर्ल्ड में कौन है, संस्कृत। जिस रूप से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि उसमें भी निस्संदेह यह भी अनुभव किया जा सकता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ अवश्य मतलब कुछ न कुछ सामान मिलता है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्वान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की पूंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गौथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटाइनिक भाषाओं, पुराने कैल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार के पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इनका अत्यधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों में सर्वथा विपरीत। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठे तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गणित एहसास होने लगा और इसी से भावनाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रजा है। उसमें हम ऐसी बहुत सी बातें
ज्ञात हो सके जो इस परिवार के किसी अन्य भाषा में सरलता बोला दी गई थी। अब देखिए जितने भी भाषा है ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है वो सब तब तक के हम लोग बहुत महान मानते थे कि हमारा ग्रीक जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन जैसे ही हम भारत में गए वहाँ का जो संस्कृत भाषा तब पता चला कि यह तो ग्रीक से भी पुराना भाषा है संस्कृत। और कुछ ऐसे ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रसिद्ध थे जो कि किस में लिए गए थे, ग्रीक में लिए गए थे, ठीक है ना। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत के बारे में एक प्रकार को सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो चुकी है। देखिए भारत का जो संस्कृत का ज्ञान था, समझे ना, तो भारत के संस्कृत के ज्ञान को आज यूरोपवासी क्या है, अपरिचित है। हम लोग अपना जो संस्कृत भाषा है हम लोग तो खुद अपरिचित है, यूरोपवासी का परिचित रहेंगे और वो अपना भाषा को पूरे विश्व में क्या करना चाह रहा है, प्रसिद्ध करना चाह रहा है। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, और सब कुछ चाहते हैं इंग्लिश। हम एक ही बात कहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति अपना मातृ लैंग्वेज में जैसा मुकाम हासिल कर सकता है वैसा कोई भी लैंग्वेज नहीं कर सकता। जो आपका हिंदी भाषा में पढ़िए तो आप अपना जो भी सपना उसको अच्छे से पूरा कर पाइए, ठीक है ना। हम सब पूरब से आए, मैक्सिमम कहाँ से आए, पूरब से आए। हमारे जीवन में जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें कहाँ से मिला बाबा, पूरब से मिला। और पूरब को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो तो भी अनुभव अवश्य होगा कि नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहे हैं। अब देखिए बस चैप्टर अब समाप्ति है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आप दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स के उस समय में था, जो इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन किया था। देखिए वो क्या कर रहे हैं कि जब भी आप लोग कोई भी रोग से भारत में जाए तो आपको ऐसा अनुभव हो जैसे कि देखिए भारत की जब खोज हुआ था, आपने कहानी सुनी तो वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था, अब्दुल मजीद जो व्यापारी था उसके मदद के द्वारा आया था भारत के कालीकट बंदरगाह। जहाँ कालीकट का राजा कौन था, वो जमूरी। उन्होंने उनका क्या किया था, स्वागत किया था और गया था ना तो यहाँ से मुर्गी बांध के भी दे दिया था, जाओ ठीक है ना। तो समझिए हमारा देश आज से नहीं सदियों से अतिथि देवो भव करते आ रहा है ना जी। अतिथि किसके समान है, भगवान के समान है। कौन कहता है, हमारा देश भारत का। भारत को सुनिए, भारत को विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड में समुद्र स्मृतियों तथा उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही। अब देखिए सुनिए, हमारा जो देश कैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पे सूर्य जो है देखिए संध्या के समय में आप सूर्य को देखिए और सुबह का प्रातः समय में आप सूर्य को देखिए, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। यानी कि यहाँ पे गर्मी भी रहता है, सर्दी भी रहता है, मतलब सभी तरह का मौसम आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना गर्मी है तो गर्मी है और कहीं कहीं तो सूर्य के दर्शन भी बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है ना जी यूरोपीय कंट्री में। लेकिन भारत में ऐसा कोई बात है नहीं है, हम लोग साक्षात प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। कहाँ पे, भारत में। तो भारत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश हुआ कि नहीं हुआ। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थे आज भी वैसे ही है। यूँ कहें कि आज भी वैसे हो सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि देखिए सुनिए, आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्राचार्य
देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ विशेष नहीं रहा। देखिए वो हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, संस्कृत में भी पढ़े थे, भारत महिमा पढ़े थे ना जी। तो उसमें भारत का ज्ञान किसके लिए नया था, नया सिकंदर था, जो यहाँ की नदी जो सिंधु गंगा के मैदान उसको विशेषता को नहीं समझता था, ठीक है ना। तो मैथ में वही कहता है कि नए सिकंदर जाते हैं गंगा में चढ़ते नहीं, वहाँ पे जाइए और वहाँ के आप लोग पूरा तत्व का ज्ञान पाइए, वहाँ की सुंदरता प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस धरती पर साक्षात कौन सा देश है, भारत है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यह चैप्टर होता है समाप्त। अगले क्लास में आपको देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो वो बढ़िया से याद करना है, क्योंकि जितना भी लाइन अभी पढ़ा है उस सबसे लगभग 50 ऑब्जेक्टिव आपको बताए, तो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ जाएगा। आज जो भी रहेगा